अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक, द टॉपिक नंबर 4 विच इज़ कंसीट। जी, इससे पहले अगर आपने सिमिली का टॉपिक पढ़ा हुआ है या वो वीडियो देखी हुई है, मेटाफर का वीडियो की टॉपिक की वीडियो देखी हुई है, तो कंसीट समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कंसीट इज़ समथिंग रिलेटेड टू सिमिली एंड मेटाफर। क्योंकि कंसीट को समझने के लिए वो चीज़ें समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उसके कुछ रिलेटेड ही है। किस तरह से रिलेटेड है, लेट्स डिस्कस। जी, कंसीट क्या होती है? मैं फिर भी आपको एक दफ़ा सजेस्ट ज़रूर करूँगा, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कंसीट देन यू मस्ट वॉच द वीडियोज़ ऑफ सिमिली एंड मेटाफर, देन यू विल अंडरस्टैंड कंसीट इजीली। फिर भी मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि कंसीट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जी, कंसीट क्या होती है? अ कंसीट इज़ एन एक्सटेंडेड एंड ऑफन अनयूजुअल कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। कंसीट क्या होता है? कंसीट भी दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुवाजना ही होता है। दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में जोड़ा जाता है, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन कंसीट के अंदर होता क्या है? ये सिमिली और मेटाफर से डिफरेंट किस तरह से होती है? कंसीट के अंदर जो कंपैरिजन मुवाजना किया जाता है वो लार्जर स्केल के ऊपर किया जाता है, सिर्फ एक ही सेंटेंस के अंदर नहीं किया जाता। कंसीट के अंदर जो मुवाजना कंपैरिजन किया जाता है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, 2 3 4 5 लाइनों के अंदर किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? लेट्स सी। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनेटिव देन अ सिंपल सिमिली और मेटाफर। जी, वही बात आ गई ना। कंसीट क्या होता है? कंसीट ज़्यादा इमेजिनेटिव, ज़्यादा एक्सटेंडेड और ज़्यादा लार्जर स्केल वाला टर्म होती है एज़ कम्पेयर टू सिमिली एंड मेटाफर। इन अ कंसीट द पोएट डेवलप अ कंपैरिजन इन ग्रेट डिटेल। अब शायर क्या करता है, कंसीट जब उसने यूज़ करनी होगी तो वो चीज़ों का जो कंपैरिजन होगा वो बहुत ज़्यादा करेगा, ग्रेट करेगा, बहुत अजीम करेगा, एंड कंटिन्यूज इट थ्रू आउट सेवरल लाइन्स और समटाइम्स इवन द होल पोएम। अब कंसीट किस हद तक हो सकती है? 2 लाइनों के अंदर हो सकती है, 3 4 5, बहुत ज़्यादा लाइनों के अंदर भी हो सकती है। और बाज़ दफ़ा कंसीट इतनी खूबसूरत होती है कि वो एक नज़म के अंदर एक ही कंसीट होती है। मीन्स के एक कंसीट की पूरी नज़म भी हो सकती है। इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, इस तरह इसका जो स्केल है वो लार्ज किया जा सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, अ कंसीट इज़ अ लॉन्ग एंड एलेबोरेट मेटाफर। मेटाफर की जब हम बढ़ा देंगे, मेटाफर की जब हम तफसील बढ़ा देंगे, वजाहत बढ़ा देंगे, तो बेसिकली आपका कंसीट बन जाएगा। अब तीनों टर्म्स को मैं एक दफ़ा बयान कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दो चीज़ों का कंपैरिजन सिमिली भी कहलाता है, मेटाफर भी कहलाता है और कंसीट भी कहलाता है। आम अल्फाज में समझिए, दो चीज़ों का कंपैरिजन, मुवाजना, ताल्लुक़, कंसीट भी कहलाएगा, मेटाफर भी कहलाएगा, सिमिली भी कहलाएगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा? दो चीज़ों का कंपैरिजन अगर दो वर्ड्स की बेस पे किया जाए, एज़ और लाइक, तो वो सिमिली बनेगा। दो चीज़ों का कंपैरिजन अगर एज़ और लाइक के बगैर डायरेक्ट वे में किया जाएगा तो वो मेटाफर बनेगा। दो चीज़ों का कंपैरिजन अगर बढ़ा चढ़ा के, मीन्स के डिटेल में, लार्जर स्केल में किया जाएगा तो वो आपका कंसीट बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया है, मीन्स कि आपको समझ आ गई होगी। जी, poets use conceits to surprise readers and to make them think deeply about the connection between two seemingly unrelated things. अब कंसीट का यूज़ क्यों किया जाता है? शायर कंसीट का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो पढ़ने वाले हैं, रीडर्स हैं, वो चीज़ों को देख के उसको एनालाइज डीपली कर सके। मीन्स कि वो चीज़ की गहराई के अंदर चले जाएं कि दो मुख्तलिफ चीज़ों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उनका रिजल्ट क्या निकलता है। Conceit became specially popular during the metaphysical poetry of the 17th century. अब कंसीट का यूज़ कब किया गया था? ये बेसिकली 17वीं सदी के अंदर ज़्यादा किया गया था। मेटाफिजिकल पोइट्स जब आए, उन्होंने कंसीट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। मेटाफिजिकल पोइट्स liked to use very creative and intellectual comparison in their poems, क्योंकि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो अपनी शायरी के अंदर, अपनी पोम्स के अंदर इस तरह के कंपैरिजन का बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वन फेमस एग्जांपल ऑफ कंसीट कैन बी फाउंड इन द पोइट्री ऑफ जॉन डन। अब कंसीट आपने देखनी है तो मेटाफिजिकल पोइट्री देखें, मेटाफिजिकल पोइट्री देखनी है तो जॉन डन की शायरी पढ़ें।
जॉन डन की शायरी पढ़ेंगे, मेटाफिजिकल पोइट्री समझ में आ जाएगी। मेटाफिजिकल पोइट्री समझ में आ गई तो बेसिकली आपको कंसीट समझ में आ जाएगी। किस तरह से, देखें। अब जॉन डन ने एक नज़म लिखी। इन वन ऑफ हिज पोएम ही कंपेयर्स टू लवर्स टू द लेग्स ऑफ अ कंपस। आपने कंपस देखी होगी जो जियोमेट्री बॉक्स के अंदर होती है। अब शायर ने, जॉन डन ने क्या किया था कि दो मोहब्बत करने वालों को उस कंपस के साथ जोड़ दिया। जिस तरह कंपस की 2 लेग्स होती हैं, उसने कहा कि एक लेग एक लवर है, दूसरी लेग बिलवर्ड है। When one leg of the compass moves, the other remains fixed but still connected to it. कि कंपस के जब हम दायरा बनाते हैं तो एक कंपस की जो लेग होती है वो फिक्स्ड होती है, एक जगह पे रुकी होती है, लेकिन दूसरी जो कंपस की लेग होती है वो मूव करती रहती है। ये एक बिलवर्ड है और एक लवर है। Through this comparison, the poet suggests that even when lovers are physically apart, they remain spiritually connected. शायर क्या कहता है कंपस की एग्जांपल देते हुए कि जब मोहब्बत करने वाले फिज़िकली तौर पे एक दूसरे से दूर होते हैं, स्पिरिचुअली वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। आसान अल्फाज में ये वो बात कहना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी अनयूजुअल कंपैरिजन बिकॉज लवर्स एंड अ कंपस आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। अब देखें जी किस तरह से वो हमें एक ऊंचाई तक एक्सप्लेनेशन के अंदर ले गया कि एक कंपस को दो मोहब्बत करने वालों के साथ जोड़ दिया। अब कंपस कहाँ पे, मोहब्बत करने वाले कहाँ पे? दीज आर टू अनलाइक थिंग्स, बट जॉन डन हैड मेड अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू अनलाइक थिंग्स. But the poet explains the relationship between them in a detailed and imaginative way. लेकिन देखें उसने किस तरह से चीज़ों को बयान किया, एक इमेजिनेशन के ज़रिए, डिटेल के ज़रिए और लार्जर स्केल पे उसने कंपैरिजन बना दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ कंसीट। यही वजह है कि जब डिटेल में बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे तो वो आपका कंसीट बनेगा जी। सो हेयर वी हैव टू एग्जांपल्स, लाइफ एज अ गेम ऑफ चेस, ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन। ये दो आपके पास सेंटेंसेस हैं, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस ही कंसीट को जाहिर करते ठीक है जी। तो ये था जी आपका छोटा सा टॉपिक कंसीट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली वीडियोस और ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।